Welcome back to Law Vista. In this video, we are going to do section 19, effect of payment on account of debt or interest on legacy. तो इफेक्ट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट किया गया है तो पेमेंट का इफेक्ट क्या होगा ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी. सेक्शन 18 को अगर आप रिकॉल करोगे तो सेक्शन 18 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन का पेमेंट बाकी है किसी अगले पर्सन पे और उसने लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के पहले ही एक्नॉलेजमेंट दे दी तो उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाता है. बट अगर पेमेंट हुआ है बिफोर द एक्सपायरेशन पीरियड, पेमेंट किसके टूवर्ड्स में हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा सेक्शन 19 बताता है. सबसे पहले ये दोनों टर्म समझते हैं. आपको डेट के बारे में तो पता ही होगा. डेट क्या होता है कि किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के टूवर्ड्स कोई पेमेंट करनी है, दैट इज़ डेट. बट व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आपको वो समझ आएगा तो प्रोविज़न जो है वो स्मूथली आपको समझ आ जाएगा. तो डेट हमने ऊपर देखा, इंटरेस्ट ऑन लेगेसी क्या होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लेगेसी. तो किसी पर्सन को अगर गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी दिया जाता है या कोई पेमेंट किया जाता है बाय द पर्सन हु मेड द विल, तो उसे हम लेगेसी कहते हैं. ये मैंने आपको ब्रॉडली समझा दिया. फॉर एग्जांपल ए ने अपनी विल में क्या लिखा कि 50,000 रुपीज़ जो हैं वो चले जाएंगे बी को, ऐसा विल में लिखा है. तो जो 50,000 बी को मिल रहा है दैट इज़ लेगेसी. अब इंटरेस्ट ऑन लेगेसी क्या होगा, इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं. ए ने विल बनाई. अब विल में जो एग्जीक्यूटर होता है, जो विल को एग्जीक्यूट करता है, वो कोई और पर्सन होता है. और जो पर्सन होता है जिसको विल के थ्रू प्रॉपर्टीज़ मिलती है या जो भी डिवॉल्व हो रहा है प्रॉपर्टी, वो समझ लेते हैं कि सी को मिली प्रॉपर्टी या पैसे जो है वो सी को मिले. और डी एक एग्जीक्यूटर है जो विल को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. ए ने अपनी विल में क्या लिखा है कि 50,000 रुपीज़ ये जो एग्जीक्यूटर है वो एग्जीक्यूटर सी को देगा विद इन 1 ईयर. ये ए ने लिख कर रखा हुआ है अपनी विल में. और अगर 1 ईयर के अंदर अंदर ये पेमेंट नहीं होता है तो ये 50,000 अमाउंट पे फॉर एग्जांपल 8% का इंटरेस्ट लगेगा और जो इंटरेस्टेड अमाउंट मिलाकर जो पैसा होगा वो दिया जाएगा सी को. तो अब ये क्या हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है ऑन दी लेगेसी. सो आई होप इंटरेस्ट ऑन लेगेसी यहाँ पे क्लियर हो गया है. अब प्रोविजन देखते हैं. वेयर द पेमेंट on account of debt or interest on legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन को डेट चुकाना है किसी दूसरे पर्सन का, या अगर इंटरेस्ट ऑन लेगेसी की बात हो रही है और वो डेट जो है वो पे कर दिया जाता है या इंटरेस्ट ऑन लेगेसी पे कर दी जाती है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट और लेगेसी. तो जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, अगर डेट वो नहीं देता तो सूट फाइल होता. सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम पीरियड है, 3 ईयर्स का है फॉर एग्जाम्पल. तो 3 ईयर्स के पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है या फिर जो इंटरेस्ट ऑन लेगेसी है वो पे कर दी जाती है बिफोर द एक्सपायरी जो पीरियड हमको यहाँ पे बताया गया है. तो क्या हो जाता है, A fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. तो जिस दिन पेमेंट कर दिया गया उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो गया. डिफरेंस क्या है, सेक्शन 18 में एक्नॉलेजमेंट की बात की गई थी कि वो पर्सन ने लिख कर दिया है कि हाँ भाई मैं पेमेंट कर दूंगा आपको. 19 में एक्चुअल पेमेंट हुआ है. कब हुआ है लेकिन पेमेंट, कंडीशन क्या है, पेमेंट एक्सपायरी होने के पहले, जो टाइम पीरियड है प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके एक्सपायरी होने के पहले ही होनी चाहिए. अब वो पेमेंट का क्या होगा वो आगे बताया गया कि पेमेंट कैसे किया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट सेव इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट मेड बिफोर द 1st day of January 1928 एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट अपीयर्स इन द हैंड राइटिंग ऑफ और इन द राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट. कह क्या रहा है हमें प्रोवाइजो कि 1st of January
1928 के पहले जो भी पेमेंट्स हुई उनको छोड़कर बाकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी 1 जनवरी 1928 के बाद, तो उन पेमेंट्स के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मतलब एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए वहाँ पे पेमेंट का, और वो इधर राइटिंग में होगा या फिर साइन किया होना चाहिए बाय दी पर्सन हु इज़ मेकिंग द पेमेंट। तो ऐसे नहीं है कि आप पेमेंट कर दिया तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो गया, या जो पेमेंट कर दिया वो सफिशिएंट हो गया, नहीं। वो पेमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट अपियर्स इन द हैंड राइटिंग ऑफ और इन द राइटिंग साइन बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, या तो वो हैंड रिटन हो या फिर साइन किया हो बाय द पर्सन हु इज़ मेकिंग द पेमेंट। बट एक्सेप्शन क्या है, अगर 1 जनवरी 1928 के पहले पेमेंट किया गया है तो सिर्फ पेमेंट किया है तो भी चलेगा, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट और सिग्नेचर्स वगैरह ज़रूरी नहीं है, ये प्रोवाइजो में बताया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अब इस सेक्शन के लिए पहला, where the mortgaged land is in the possession of the mortgagee, the receipt of the rent or produce of such land shall be deemed to be a payment। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको पता है मॉर्टगेज के बहुत सारे काइंड्स हैं। कुछ मॉर्टगेज में क्या होता है कि मॉर्टगेजी जो है वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है और उस प्रॉपर्टी से जब तक के जितनी भी इनकम जनरेट होगी उसी से वो मॉर्टगेज का जो मनी है वो सेटिस्फाई होगा। तो जब तक वो मॉर्टगेजी उस प्रॉपर्टी से जो प्रोड्यूस या उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो ले रहा है, तो उस इनकम को या उस प्रॉपर्टी से जो प्रोड्यूस निकल रहे हैं उसे हम पेमेंट समझेंगे। कौन सा पेमेंट समझेंगे, जो सेक्शन 19 में हमें पेमेंट बताया जा रहा है। तो मॉर्टगेजी अगर पोजेशन में है ऑफ द मॉर्टगेजी, मॉर्टगेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ मॉर्टगेजी, जो ज़मीन है या जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्टगेजी के पोजेशन में है। द रिसीट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट। तो जो भी प्रोड्यूस वहाँ से आ रहा है या जो भी रेंट वो पर्सन रिसीव कर रहा है मॉर्टगेजी, उसे हम क्या समझेंगे, पेमेंट समझेंगे। पेमेंट कौन सा, जो हमें सेक्शन 19 में बताया गया। तो जब जब उसे वो रेंट रिसीव होगा या प्रोड्यूस रिसीव होगा तब तब से न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। और बी क्या कह रहा है, डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेएबल अंडर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट ने ए को बोला कि आप जो है वो बी को 50,000 रुपये दो, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है। जो केस चल रहा था उसके बाद में जजमेंट आता है, डिक्री आती है कि ए बी को 50,000 रुपये देगा। तो ये जो 50,000 रुपये देने हैं वो डेट नहीं है, ठीक है, वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो रहा है, वो कोर्ट के डिक्री के ऑर्डर के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम डेट नहीं मानेंगे अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 छोटा सा था, यहाँ पे सेक्शन 19 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक वीडियो आपने देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा। इसके बाद में हम सेक्शन 20 और बाकी सेक्शंस कवर करेंगे।